नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। क्या सिर्फ एक आरोप के आधार पर किसी पिता और पूरे परिवार को पॉस्को जैसे गंभीर कानून के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, या फिर अदालत पहले ये भी देखेगी कि आरोपों के पीछे कोई तथ्य और सबूत है भी या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में एक बहुत ही अहम और बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति, अपने देवर, अपने सास और अपनी ननंद के ऊपर अपनी नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण के बेहद ही गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने न सिर्फ आरोप ही नहीं देखे, बल्कि आरोप के पीछे जो मौजूद सबूत थे उनको भी परखा, और जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया उसने पूरे देश में पॉस्को मामले और जो पारिवारिक मुकदमे को लेकर एक काफ़ी बड़ी बहस छिड़ी हुई थी उसको शांत कर दिया। दरअसल कहानी की शुरुआत होती साल 2008 में। एक परिवार में शादी हुई, पति पत्नी, 2 बच्चे हुए जिसमें एक बेटी भी थी। लेकिन शादी के कुछ वर्षों बाद पति और पत्नी के रिश्ते बिगड़ने लगे। मामला इतना बड़ा कि पत्नी अपना ससुराल छोड़कर चली गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुकदमों की एक लंबी श्रृंखला ही शुरू हो गई। 498A घरेलू हिंसा, मारपीट, हत्या के प्रयास और डिवोर्स, एक के बाद एक मुकदमे लगातार दर्ज होते जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक आया एक सनसनीखेज आरोप। 2024 में पत्नी ने एक नया मामला दायर किया। इस बार आरोप बेहद गंभीर थे। उसने कहा कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसके ही पिता ने रेप किया है। चाचा ने भी कई बार रेप किया है। सास और ननंद ने भी उसको धमकाया है। यहाँ तक कि हथौड़े के हैंडल से मारने का भी आरोप लगाया गया। यदि यह आरोप सही साबित होते तो सज़ा उम्र कैद तक पहुँच सकती थी। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, जो पॉस्को कोर्ट होती है उसने इस मैटर का संज्ञान लिया, समन जारी किए, और अब परिवार के सदस्यों के ऊपर मुकदमा चल रहा था। लेकिन मामला यहाँ से आरोपियों ने हाई कोर्ट में ले गए, और वहाँ पर ये कहा गया है कि ये पूरा ही मामला जो है झूठा है, ये पुराने जो वैवाहिक विवादों का परिणाम है। आरोपों के समर्थन में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। अब होती है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। मामला पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या केवल गंभीर आरोप लगा देने से कोई केस चल सकता है, या फिर अदालत को पहले ये भी देखना होगा कि उन एलिगेशंस के पीछे कोई आधार है भी या नहीं। अब दोस्तों, ये सीरियसनेस तो सुप्रीम कोर्ट में जाके देखी गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझने के लिए तकल्लुफ़ उठाया कि देखा जाए कि ये सिर्फ एलिगेशन है या इसके पीछे कोई सबूत भी है या नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले तो अव्वल तो ये बात ट्रायल कोर्ट के स्टेज पर ही देखी जानी चाहिए थी। ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ये कहने में आसान लगता है, लेकिन इस स्टेज से वहाँ उस स्टेज तक जाने में सालों लग जाते हैं। और आप इमेजिन करके देखिए कि इस दौरान उस परिवार ने क्या क्या नहीं फेस किया होगा। जिसके ऊपर बीतती है शायद वो बेहतर समझ सकता है। खैर, वापस केस के ऊपर आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया कि उनका सबसे पहले कहना था कि सिर्फ एलिगेशन है या इसके पीछे कोई सबूत भी है, वो देखना ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को काफ़ी ध्यान से पढ़ा। फिर उसने पाया कि शिकायत में केवल ये कहा गया था कि पिता और चाचा ने रेप किया है, लेकिन घटना की तारीख नहीं थी, घटनाओं का क्रम नहीं था, कोई विशिष्ट विवरण नहीं था, और कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी नहीं था। यानी काफ़ी जनरल सा एलिगेशन लगा दिया गया था, सिर्फ मामले को संगीन और थोड़ा सा बड़ा बनाने के चक्कर में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर या शिकायत कोई उपन्यास नहीं होती, बल्कि उसमें जिसमें हर छोटी बात लिखी जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि केवल एक सामान्य आरोप लगाकर किसी को इतने गंभीर अपराध में फंसा दिया जाए। ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन और स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने यह भी कहा कि दुष्कर्म जैसे आरोपों में कम से कम कुछ प्राथमिक तथ्य होना चाहिए जिससे वो प्राइमा फेसी कोई अपराध लगे। मेडिकल रिपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, कोर्ट ने दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू जो इस बारे में देखा वो ये कि इतने गंभीर अपराध में यदि हुए हैं तो फिर इसके मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। कोर्ट ने पाया कि न ही कोई मेडिकल परीक्षण कराया गया, न ही कोई मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो ऑन रिकॉर्ड था, और न ही किसी गंभीर चोट का कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया।
जहाँ तक हथौड़े वाले आरोप का प्रश्न है, उस पर जैसा शिकायत में कहा गया था कि हथौड़े के हैंडल से भी हमला किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो सामान्य रूप से गंभीर चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी चिकित्सा का प्रमाण नहीं मिला है। सबसे बड़ा मोड़ इसके बाद इसमें यह आता है कि जब कोर्ट ने शिकायतकर्ता और बच्ची के बयानों की तुलना की तो जो बात सामने आई उसने पूरे केस की दिशा ही बदल के रख दी। कोर्ट ने पाया कि दोनों बयान लगभग शब्दशः एक जैसे थे, एक ही क्रम, एक ही भाषा और एक ही शैली। कोर्ट ने कहा कि यह सामान्य समानता नहीं बल्कि वर्बेटिम रिप्रोडक्शन जैसा प्रतीत होता है। ट्यूटरिंग के ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे संभावना बनती है कि बच्ची को सिखाया या फिर प्रभावित किया गया था, और विशेषकर तब जब बच्ची कई महीनों से शिकायतकर्ता जो माँ है उसी के साथ रह रही हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि माँ ने ही उसको सिखा पढ़ाकर ये बयान दिलवाए हों। अब सिर्फ क्या पीड़ित का बयान काफ़ी होता है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो समझाया। कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर भी दोष सिद्धि हो सकती है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता है। तथ्यों के ऊपर भी ध्यान देना होता है। इस मामले में सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस थोड़े अलग हैं। वैवाहिक विवाद का प्रभाव जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने देखा कि पति और पत्नी के बीच पहले से 498A घरेलू हिंसा, डिवोर्स और मारपीट जैसे कई आरोप लगे हैं, केसेस चल रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालयों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दुर्भावनापूर्ण मुकदमों की संभावना भी काफ़ी हाई होती है इन केसेस में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी सामाजिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हाल के वर्षों में जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं उसमें झूठे और दुर्भावनापूर्ण मुकदमों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई, काफ़ी ज़्यादा रूप से बढ़ गई है, और ये एक चिंता की बात है समाज के लिए। और कोर्ट ने कहा है कि कई बार जो गंभीर आपराधिक कानून होते हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ दबाव बनाने या फिर बदला लेने की भावना से किया जा रहा है आजकल। एक पुराने केस का रेफरेंस भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी रिनाउंड जजमेंट जो था, लैंडमार्क जजमेंट, जिसको भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जजमेंट था, उसका भी हवाला दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि यदि आरोप अविश्वसनीय हो, प्राइमा फेसी यदि अपराध न बनता हो और दुर्भावनापूर्ण लगता है, तो अदालत कार्रवाई को सीधे स्ट्रेट अवे रद्द कर सकती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोप का आधार जो है वो पर्याप्त नहीं है, मेडिकल साक्ष्य भी अवेलेबल नहीं है, जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो अदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए वो भी रिकॉर्ड पर अवेलेबल नहीं है, और जो भी सामग्री प्राइमा फेसी मामले को स्थापित करने के लिए होना चाहिए वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए पूरी आपराधिक कार्रवाई जो है वो रद्द की जाती है। और ये जो केस अभी हमने डिस्कस किया है, इसका नाम था ईश्वरचंद शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका जो जजमेंट आया है वो आया है 29 मई 2026 को, डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आम लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इससे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई है। सबसे पहला, केवल आरोप अपने आप में पर्याप्त नहीं होते किसी केस को लंबा चलाने के लिए। गंभीर अपराधों में भी न्यूनतम तथ्यात्मक आधार ज़रूरी होता है। हवा हवाई कुछ भी नहीं होता है, नहीं चल सकता है, मामला टिकेगा नहीं यदि आपने फाइल भी कर दिया कोई केस। अदालतें झूठा मुकदमा रोकने के लिए अपने आप सुओ मोटो भी हस्तक्षेप कर सकती है, और वास्तविक पीड़िता की सुरक्षा जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी निर्दोष लोगों को जो झूठे केसेस है उनसे बचाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही हाई है। मतलब यहाँ पर एक काफ़ी बैलेंस व्यू लेकर चले आए सुप्रीम कोर्ट ने। और लास्ट में आप लोगों से एक मेरा सवाल है कि अगर किसी ऐसे मामले में आरोप बेहद गंभीर हो लेकिन उनके समर्थन में सबूत पर्याप्त नहीं हो, तो क्या केस चलना चाहिए, अदालत में टिकना चाहिए, या फिर कोर्ट को शुरुआत में ही हस्तक्षेप कर देना चाहिए? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।